ट्रांसमाइग्रेटेड इनटू वन पीस वर्ल्ड विद अ गिफ्ट पैक। अध्याय 201, ब्लेज का आगमन। अगले दिन, किसी भी अन्य दिन की तरह, यह दिन पूरी दुनिया के लिए शांतिपूर्ण नहीं था। जैसे ही न्यूज को ने अखबार वितरित किया, उसमें मौजूद सामग्री ने पूरे ग्रैंड लाइन और फोर सीज को हिलाकर रख दिया। अखबार का शीर्षक था, सेलेस्टियल ड्रैगन स्लेयर, कल किसी ने सेलेस्टियल ड्रैगन्स को मार डाला और मरीन एडमिरल को बुरी तरह पीटा। अखबार में एडमिरल अकैनू की एक तस्वीर छपी थी, जिसमें उन्हें बुरी तरह पीटा गया था और उनके चेहरे से खून बह रहा था। एक मरीन एडमिरल पूरी दुनिया में न्याय और संतुलन शक्ति का प्रतीक है। उन्हें आम लोगों का रक्षक और समुद्री डाकुओं का दुश्मन माना जाता था। लेकिन अब पराजित मरीन एडमिरल को देखकर उनका विश्व दृष्टिकोण उलट गया। अब हमें अपराधियों से कौन बचाएगा? आम लोग भय और चिंता से ग्रसित हो गए। दुनिया भर में फैले मरीन्स ने जब पहली बार यह खबर सुनी तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। जब उन्होंने अखबार देखा तो उनका अहंकार चूर चूर हो गया और उनका मनोबल गिर गया। एक व्यक्ति ने अकेले ही विश्व के कुलीनों को मार डाला और एडमिरल को पीटा। उसके कार्यों को विश्व सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के रूप में देखा गया। लेकिन न तो विश्व सरकार और न ही मरीन उसे रोकने के लिए कुछ कर सके। समुद्री मुख्यालय। सेंगोकू ने अखबार को मेज पर पटकते हुए दहाड़ते हुए कहा, वो कौन है? सिर्फ इस हरकत की वजह से पूरी दुनिया में अराजकता फैल गई है। मुझे ग्रैंड लाइन के ऊपर स्थित विभिन्न मरीन बेस से रिपोर्ट मिली है कि अपराधी और समुद्री डाकू पूरे जोश में आ गए हैं। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ये जल्द ही विस्फोट हो जाएगा। सेंगोकू ने अभी अभी विश्व सरकार के 5 बुजुर्गों के साथ बातचीत पूरी की है। वे इस घटनाक्रम से बहुत नाखुश हैं। वे चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द सेलेस्टियल ड्रैगन को मारने वाले हत्यारे को पकड़कर फांसी दे। लेकिन मरीन उस व्यक्ति को नहीं ढूंढ सके। ऐसा लगा जैसे वो अकैनू को पीटने के बाद हवा में गायब हो गया हो। इसके अलावा मरीन के पास ऐसी स्थिति में व्यापक खोज करने के लिए जनशक्ति की कमी थी। सेंगोकू ने समुद्री डाकुओं के उत्पाद को रोकने के लिए बोर्सलिनो और आओकिजी को नई दुनिया में भेजा। जब उसने गार्प की तरफ देखा तो उसने देखा कि गार्प दुनिया की परवाह किए बिना अपनी नाक खुजा रहा था। सेंगोकू का गुस्सा भड़क उठा। उसने अखबार गार्प की तरफ फेंकते हुए दहाड़ लगाई। गरप, कुछ तो बोलो। क्या? नाक खुजाने से बचते हुए उसने सेंगोकू को घूर कर देखा। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? मैं तो बस एक बूढ़ा आदमी हूं जो शांति से उम्र गुजारने की कोशिश कर रहा हूं। चुप रहो। मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या सोचते हो। मैं चाहता हूं कि तुम सबाओडी के पास जाओ और उसे ढूंढो। मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो। सेंगोकू ने गैर्प को दूर करते हुए आदेश दिया। उसी समय पसीने से लथपथ एक मरीन अधिकारी कार्यालय में दाखिल हुआ और जल्दी से बोला, तत्काल रिपोर्ट सेंगोकू-सान। ये क्या है? सेंगोकू ने पूछा। हमें खुफिया जानकारी मिली है कि कैरो इस समय मुख्यालय की ओर बढ़ रहा है। यह सुनकर सेंगोकू ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और मुट्ठी भींच ली। उनमें से हर एक, वे मरीन के बारे में क्या सोचते हैं? गार्प, इस बार कैरो को मुख्यालय नहीं छोड़ना चाहिए। क्या उसने सोचा कि हम आसानी से हार मान लेंगे? सेंगोकू ने उसकी ओर देखा और कहा, अभी मरीन के पास मैन पावर की कमी है क्योंकि 3 एडमिरल में से एक घायल है और बाकी 2 स्थिति को संभालने के लिए न्यू वर्ल्ड में है। कैरो उन पर हमला करने के लिए इस सही अवसर का उपयोग करना चाहता है। पूरे मरीन फोर्स को सतर्क कर दिया गया है, जबकि नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। वाइस एडमिरल और रियर एडमिरल को अनगिनत मरीन के साथ कैरो का विरोध करने के लिए भेजा गया। गैर्प उन सभी के सामने खड़ा था। 10 मिनट बीत गए और अचानक सभी ने मौसम में बदलाव देखा और आसमान में काले बादल छा गए। इन बादलों की गहराई से कैरो अपने ड्रैगन रूप में अस्तित्व में आया। उनके आगमन और हवा में हलचल से ही एक तीव्र तूफानी शॉकवेव उत्पन्न हुई, जिसके कारण अधिकांश मरीन सैनिक 1 या 2 कदम पीछे हटने को मजबूर हो गए। ड्रैगन की आंखों में देखते हुए हर मरीन को भय और शक्तिहीनता का एहसास हुआ। मरीन के रूप में वे जानते थे कि अगर ये आमने सामने है तो कैरो जीत जाएगा। जमीन, समुद्र और हवा में सभी जीवित चीजों के बीच वो एक समुद्री डाकू है जिसे सबसे मजबूत प्राणी के रूप में जाना जाता है। बिना किसी एडमिरल की मौजूदगी के हम योनको का सामना कैसे करेंगे? वे सब सोच रहे थे। कुही ही, तुम मरीन्स बहुत कमजोर हो। तुमने किसी अज्ञात व्यक्ति को एडमिरल को गिराने दिया। बेहतर है कि मैं तुम्हें पूरी तरह से नष्ट कर दूं। हिच। जैसे ही उसे हिचकी आई, शराब की गंध चारों ओर फैल गई और नौसैनिकों को अपनी नाक ढकने पर मजबूर होना पड़ा। क्या वो नशे में है? बोलो सांस। कैदों के मुंह में आग इकट्ठा हो गई इससे पहले कि वो उसे बाहर निकालता। उच्च तापमान की एक तीव्र ज्वाला मरीन फोर्ड की ओर भड़की, जिसने कुछ ही क्षणों में बहुत बड़ी दूरी तय कर ली। अगर ये आग लगती तो उच्च तापमान सब कुछ पिघला देता और मरीन फोर्ड को बर्बाद कर देता। जैसे ही गैर्प ने कुछ करने का निर्णय लिया, अचानक एक चमक ने उसका ध्यान आकर्षित किया तथा एक आकृति जादुई रूप से प्रकट हुई
और निकट आ रहे विस्फोट पर मुक्का मारा। काइदो जैसी आकृति के हाथ से नीली लपटों का एक स्तंभ निकला। फिर लपटें भयानक गति से फैलती चली गई और एक विशाल ज्वाला मुख बन गया। इसके बाद जो हुआ उससे आसपास मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। आग की लपटों से बना विशाल मुंह कैडो की बोलो सांस को निकल गया और आगे की ओर जलने लगा। बूम! जब वो कैडो के संपर्क में आया तो ज्वाला फूट पड़ी और कैडो को आग की लपटों के समुद्र में समाहित कर लिया। आग की लपटों के बीच से कैडो की चीखें आई, आह! वाह! तुम बदमाश! मुझे भी लगा था कि कई सालों तक तुम्हें न देखने के कारण तुम मर गए हो। गैर्ब जोर से हंसा। उसने देखा कि वो आकृति कोई और नहीं बल्कि ब्लेज थी। ये वो क्षण था जब मरीन ने ब्लेज की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से देखा। कुछ लोग जो लंबे समय से मरीन में थे, उन्होंने उसे पहचान लिया। क्या ये वाइस एडमिरल ब्लेज है जो कई साल पहले अचानक गायब हो गया था? रियर एडमिरल ने जोर से सोचा। हालांकि 5 साल बीत चुके थे, लेकिन ब्लेज के रूपरंग में ज्यादा बदलाव नहीं आया था, सिवाय कद, परिपक्वता और गर्दन तक पहुंचने वाले बालों में मामूली बदलाव के। गैर्ब के पास टेलीपोर्ट होते हुए ब्लेज ने ठहाका लगाया। ऐसा लगता है कि मैं आखिरकार तुम्हें बिना किसी चिंता के ओल्ड मैन गैर्ब कह सकता हूं। मुझे तुम्हारे सिर पर बहुत सारे सफेद बाल दिखाई दे रहे हैं। तुम बच्चे मेरी प्यार की मुट्ठी का स्वाद लेना चाहते हो? गैर्ब ने अपनी मुट्ठियां पीसते हुए पूछा। अध्याय 202 महाशक्तियों की लड़ाई। वाइस एडमिरल ब्लेज। मरीन अधिकारियों की फुसफुसाहट सुनकर नए भर्ती हुए लोग हैरान रह गए। वो कौन है? एक मरीन सैनिक जो 3 साल पहले मरीन में शामिल हुआ था ने पूछा। वो वाइस एडमिरल ब्लेज है। जब समुद्री डाकू समुद्र में उत्पात मचा रहे थे तो उनका नाम ही उनके दिलों में भय पैदा करने के लिए पर्याप्त था। आखिरकार उनके पास सबसे मजबूत मरीन की उपाधि है। मुख्यालय के रियर एडमिरल ने विस्मय के साथ बताया। रुको, ऐसा लगता है कि मैंने ये उपाधि मरीन में शामिल होने से पहले ही सुनी थी। एक अन्य मरीन सैनिक ने आश्चर्य से कहा, हे भगवान, मुझे याद है, ये वही है जिसने 5 साल पहले क्रिस्टल पायरेट्स योंकों में से एक को हराया था। एक अन्य मरीन सैनिक जो ब्लेज के काम को याद करता है चिल्लाया। हाँ, एक वाइस एडमिरल जिसके पास एडमिरल्स के बराबर शक्तियां हैं। अपने आसपास की बातें और विस्मयकारी बातें सुनकर मरीन सैनिक हैरान और चकित रह गए। हमारे पास इतना मजबूत व्यक्ति है, फिर वो 5 साल तक गायब क्यों रहा? गर्जन! उस समय आग की लपटों में घिरे कैडो ने एक भयानक दहाड़ लगाई। उसका सर्प जैसा शरीर एक कुंडली में घूम गया, जिससे कई बवंडर उठने लगे। उनके ड्रैगन ट्विस्टर ने सारी आग को बहा दिया और मरीन फोर्ड की ओर बढ़ गए। बवंडर के कारण हवा के बहाव में आए बदलाव ने सभी मरीन को एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अपनी भुजाओं में आर्मामेंट हकी भरकर ब्लेज ने आने वाले बवंडर पर जोरदार ताली बजाई। एक जोरदार ध्वनि के साथ उसके हाथों से एक शॉकवेव निकली और कियाड़ों के ड्रैगन ट्विस्टर से जा टकराई। धमाका! जब वे संपर्क में आए तो दोनों हमले विफल हो गए। ओह! उसके बगल में गैर्ब के चेहरे पर आश्चर्य की लकीर थी। ये बच्चा बड़ा हो गया है, इसकी हकी इतनी ऊंचाई तक पहुंच गई है। उसी समय मरीन सैनिक और अधिकारी शक्ति प्रदर्शन से उत्साहित थे। योंकों के हमले को दबाने के लिए ताली बजाई गई। ये कितना अच्छा है! वापस मानव रूप में परिवर्तित होकर कैडो ने कनाबो को अपने कंधे पर रखते हुए ब्लेज की ओर देखा। एक विचारमग्न नजर से उसने कहा, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या तुम वही समुद्री बच्चे नहीं हो जिसे मैंने कुछ साल पहले पीट पीट कर अधमरा कर दिया था? तुम अभी भी जीवित हो? तुम्हें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मरीन में केवल सेंगोकू और गैर्ब ही मुझसे बराबरी की लड़ाई लड़ सकते हैं। ये शब्द सुनकर ब्लेज ने अपनी मुस्कान वापस खींच ली और अपनी अंगुलियों को चटकाते हुए मुस्कुराया। हाँ, कुछ समय हो गया है। मुझे पिछली बार बदला चुकाने का मौका नहीं मिला। एक क्षण रुककर, क्या तुम दूसरे राउंड के लिए तैयार हो? कैरो, इस बार ये अलग होगा। जैसे ही ब्लेज ने अपना आखिरी शब्द कहा, उसने बिना किसी रोकटोक के कैडो पर अपना कॉन्करर हकी छोड़ दिया। हकी की ताकत के कारण जगह जगह से बिजली की चिंगारी फूटने लगी। सर्वोच्च हकी की भव्य तीव्रता आसपास के वातावरण को परेशान कर देगी। भले ही हकी का लक्ष्य कैडो था, लेकिन पीछे के मरीन इच्छा शक्ति के ऐसे जबरदस्त उत्सर्जन का सामना नहीं कर सके। उनमें से कई बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। उनके मुंह से झाग निकल रहा था। केवल रियर एडमिरल से ऊपर के स्तर के अधिकारी ही हैरान होकर खड़े रह गए। उनके बारे में तो भूल ही जाइए। यहां तक कि गैर्ब भी ब्लेज के शक्तिशाली कॉन्करर हाकी से आश्चर्यचकित था। ये हकी, ये व्हाइटबर्ड को टक्कर दे सकता है। सेंगोकू ने दूर से सब कुछ देखते हुए सोचा। वो कहा गया, इन 5 सालों में उसने क्या किया? काइदो ने विजेता के हकी का सामना अपने हकी से किया। एक शक्तिशाली शॉकवेव ने सभी दिशाओं को अपनी चपेट में ले लिया, क्योंकि उनके हकी हवा में टकरा रहे थे। सर्वोच्च राजाओं का संघर्ष। खड़े नौसैनिकों ने दबी हुई आवाज में कहा। ब्लेज की शक्तिशाली हकी को महसूस करते हुए
कैडो ने अपनी भौहें उठाई और पूरी तरह से शांत हो गया। क्या शक्तिशाली हकी है। अगले ही पल वो मुस्कुराया और ब्लेज को घूर कर देखा। लगता है आज मैं बोर नहीं होऊंगा। आओ। ब्लेजी ने कैडो की ओर झपट्टा मारा और उसकी दिशा में एक आसान मुक्का मारा तथा अपनी मुट्ठी में कॉन्करर की हकी को घुसा दिया। दूसरी ओर कैडो ने भी अपने कनाबों में हाउ शोकू हकी का इस्तेमाल किया। हथियार से निकलने वाली काली बिजली की पतली धाराओं के साथ वो ब्लेज पर झपटा। धमाका। उनके हमले बिना किसी शारीरिक संपर्क के बीच हवा में टकराए, एक दूसरे पर विजय पाने की कोशिश में। टक्कर से एक ऐसा शॉकवेव उत्पन्न हुआ जिसने पूरे परिवेश और मरीन फोर्ड को हिलाकर रख दिया। आसमान में एक बहुत बड़ी दरार दिखाई दी, मानो आसमान ही फट गया हो। मरीन अधिकारी जो अभी भी होश में थे, उन्हें शक्तिशाली आघात तरंग के कारण कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। भाग लेने की बात तो भूल ही जाइए, हम इस पैमाने की लड़ाई को नजदीक से देख भी नहीं सकते। वाइस एडमिरल डोबरमन ने अपने शरीर को स्थिर करते हुए टिप्पणी की। वाइस एडमिरल ब्लेज पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गए हैं, एक रियर एडमिरल ने टिप्पणी की। इस बीच गैर्ब चुपचाप उस क्षेत्र से चला गया और युद्ध में भाग लेने की कोई इच्छा नहीं दिखाई। वो सेंगोकू के पास दिखाई दिया जो मरीन फोर्ड टावर से युद्ध देख रहा था। ऐसा लगता है कि ब्लेज की ताकत समुद्री सम्राटों के स्तर तक पहुंच गई है। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया और खुद को हकी के इस स्तर तक पहुंचने के लिए प्रशिक्षित किया। सेंगोकू ने अपनी बाहें मोड़ते हुए कहा, वाह, जब वो आगे होगा तो हम बूढ़े लोग आराम से बैठ सकते हैं। गैर्प ने बेफिक्री से हंसते हुए कहा, चुप रहो गार्प, हम अभी इतने बूढ़े नहीं हुए हैं। सेंगोकू ने डांटा और सोचा, मुझे नहीं पता कि विश्व सरकार की क्या प्रतिक्रिया होगी जब उन्हें पता चलेगा कि ब्लेज जीवित है। अगर वे फिर से ऐसा करते हैं तो मैं चुपचाप बैठकर नहीं देखूंगा। सेंगोकू के अंदरूनी विचारों को समझते हुए गैर्प ने बेपरवाही से टिप्पणी की, लेकिन सेंगोकू जानता था कि उसके दोस्त की बात कितनी गंभीर थी, क्योंकि वो उसे बहुत अच्छी तरह जानता था। ऐसे शब्द मत बोलो, मैं पिछली बार जैसी घटना दोबारा नहीं होने दूंगा। गैर्प बस नाक भौं सिकोड़ता रहा और लड़ाई देखता रहा। कैडो की हकी पर विजय प्राप्त करते हुए ब्लेज का मुक्का सीधे उसके चेहरे पर पड़ा, जिससे दूसरे पक्ष को कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। अपने होठों के कोने से खून की बूंद पोंछते हुए कैडो ने मुस्कुराते हुए खुशी से टिप्पणी की, बुरा नहीं है, ऐसा लगता है कि मैं आज बोर नहीं होऊंगा। अध्याय 203, कैडो को मरीन फोर्स से भागने पर मजबूर करना। बूम बूम बूम। ब्लेज और कैडो ने एक दूसरे पर वार पटवार किया, जबकि बिजली की गड़गड़ाहट और शॉकवेव ने मैरिन फोर्ड में मौजूद मरीन को आतंकित कर दिया। दोनों में से किसी ने भी कोई कमजोरी नहीं दिखाई। उस समय कुछ अप्रत्याशित हुआ। ब्लेज ने कैडो के सामने चमकते हुए उसके चेहरे पर अपनी मुट्ठी से मुक्का मारा, जिसमें कॉन्करर की हकी लगी हुई थी। धमाका। इस सीधे मुक्के से कैडो पीछे की ओर उछला और मरीन युद्धपोतों में से एक से टकरा गया। अपने पैरों पर खड़े होकर कैडो ने अपने होठों के कोने से टपकते खून को पोंछा और हंसा, वोरो रोरो, अभी अभी तुमने अपने विजेता के हकी से मेरे अवलोकन हकी को मार डाला है ना, चलो और खेलते हैं। मरीन। अपने पैरों में ताकत बढ़ाते हुए कैडो ने ब्लेज पर हमला किया। हवा में ही उसके रूप में भारी बदलाव आया और वो अपने मानव जानवर संकर रूप में बदल गया। उसकी भुजाओं, पैरों, धड़ और पीठ पर नीले रंग के शल्क थे। उसके सिर पर 6 सींग थे, हाथों और पैरों पर पंजे उगाए थे और उसकी पीठ पर एक लंबी ड्रैगन की पूंछ थी। कैडो का मानवपशु रूप उसके ड्रैगन रूप जितना विशाल नहीं है, लेकिन उसने जो दबाव डाला है वो बलपूर्वक है। ये कैसा रूप है? ये न तो मानव है, नहीं जानवर, एक समुद्री सैनिक ने आश्चर्य से कहा। यह मानवपशु रूप है जो केवल जुआन उपयोगकर्ताओं के लिए है। एक अन्य मरीन जो जुआन के बारे में अधिक जानता है ने उत्तर दिया। कैडो के बदलाव को देखते हुए ब्लेज के चेहरे पर कोई स्पष्ट बदलाव नहीं दिखा। संक्षिप्त बातचीत में उसने पुष्टि की कि उसकी हकी पहले वाले से ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन कैडो की असाधारण काया और उसके फिश फल के संयोजन ने उसे हकी पर बढ़त दिला दी। बेशक अगर ब्लेज ने अपने शैतानी फल की शक्ति का इस्तेमाल किया होता तो ये अलग होता। उसकी वर्तमान लड़ाकू शक्ति योंको के स्तर से थोड़ी ऊपर और कमोबेश पीक व्हाइटबर्ड के बराबर होनी चाहिए, लेकिन यह विश्व सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पर्याप्त नहीं है। मुझे कम मत आको मरीन, मैं योंको कैडो हूं, मुझे दिखाऊं कि तुम्हारे पास क्या है। कैडो ने दहाड़ते हुए हवा में छलांग लगाई। अपने हथियार को अपने सिर के ऊपर घुमाते हुए उसने इसे विजेता की हकी से भर दिया, जिससे काली बिजली की चिंगारी निकल रही थी। ब्लेज की ओर झपटते हुए वो अपने क्लब को बहुत जोर से नीचे की ओर घुमाता है। कसानजे रागुनारा को काइदो के पूरे ताकतवर हमले का सामना करते हुए ब्लेज ने न तो कोई झिझक दिखाई और न ही कोई बड़ा कदम उठाने की कोशिश की। उसने बस अपने बाएं हाथ से आर्मामेंट हकी से स्मैश को रोक दिया। बूम। टक्कर के बाद एक जोरदार आवाज मरीन फोर्ड में गूंज उठी
जबकि ब्लेज के पैरों के नीचे की जमीन मकड़ी के जाले की तरह टूटकर धूल में बदल गई। लेकिन कैडो के हमले की ताकत ब्लेज को हिला नहीं पाई। अपने बाएं हाथ के हल्के से धक्के और लहर से कैडो को पीछे धकेल दिया गया। ब्लेज के खिलाफ अपने सबसे शक्तिशाली हमले को देखते हुए, जो अप्रभावी था, कैडो ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। हालांकि वो ऊपर से शांत दिख रहा था, लेकिन उसका दिल उथल पुथल में था। ये कैसे हो सकता है? वो सिर्फ आर्मामेंट हकी से मेरे कॉन्करर के हमले को रोक सकता है। ये परेशानी भरा हो रहा है। उसने अपने कॉन्करर से मेरे ऑब्जर्वेशन हकी को मार दिया। ये कैप्टन रॉक्स और उस बदमाश शैंक्स जैसा है। थोड़ा मुस्कुराते हुए कैडो ने ब्लेज की ओर देखा और बोला, मैं मानता हूं तुम शक्तिशाली हो, लेकिन मैं उन लोगों को हराकर सबसे शक्तिशाली बन जाता हूं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे मुझसे अधिक शक्तिशाली है। तुम्हें हराकर मैं पहले से अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा। शक्तिशाली ब्लेज का सामना करते हुए कैडो के मन में डर नहीं बल्कि तीव्र उत्साह था। केवल ऐसी खून खराबे वाली लड़ाइयां ही उसे ऐसी उबाऊ दुनिया में जीवित होने का एहसास कराती है। मरीन्स आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि 4 सम्राटों में से एक कैडो ब्लेज के बराबर था। उनके लिए ये अविश्वसनीय और श्रद्धा के लायक है। जैसा कि आपने पहले अनुरोध किया था, मैं अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने जा रहा हूं। क्या आप इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? ब्लेज ने कहा और एक कदम आगे बढ़ा। जैसे ही उसने ये कदम उठाया, मरीन फोर्ड में ऐसा गूंज उठा मानो कोई जाग गया हो। ब्लेज की गति में भारी बदलाव आया। उसकी उपस्थिति मात्र से ठोस जमीन में दरारें पड़ गई, जबकि बाकी सब कुछ शांत हो गया। समुद्र, बादल और यहां तक कि आसपास की हवा भी। तीव्र गर्मी ने पूरे क्षेत्र को ढक लिया और उसका असर आसपास के वातावरण पर पड़ने लगा, जबकि ब्लेज का पूरा शरीर सुनहरी चमक से ढक गया। जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी बंद की, उसके चारों ओर की सुनहरी चमक गायब हो गई और उसके हाथ में जमा हो गई। उसकी मुट्ठी ने एक गोलाकार खोखलापन बना दिया जो नीले सफेद रंग में चमक रहा था, और उसके चारों ओर बिजली की काली चमक चमक रही थी। ये अच्छा नहीं है। गैर्प, जो अपने सैनबे का आनंद लेते हुए एक दर्शक के रूप में लड़ाई देख रहा था, ने पहले ही भांप लिया कि अवलोकन हकी के साथ आगे क्या होने वाला है, और उसने कार्रवाई की। उसका चेहरा चमक उठा और वो जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया और मरीन के सामने आ गया। जहां तक सेंगोकू का सवाल है, उसने अपने दांत पीस लिए और मुट्ठी बांधकर डांटना शुरू कर दिया। वो कुछ भी छिपा नहीं रहा है। क्या वो मैरिनफोर्ड को नष्ट करने की योजना बना रहा है? सेंगोकू भी गैर्प के पास दिखाई दिया। वाइस एडमिरल गारप, फ्लीट एडमिरल सेंगोकू। वहां उपस्थित मरीन 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के अचानक प्रकट होने से चौंक गए। सभी लोग पीछे हट जाएं। गैर्प ने चिल्लाते हुए नौसैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ब्लेज का गुनगुना चेहरा अब एक गहरी मुस्कान में बदल गया। जैसे ही उसका मरीन कोट हवा में लहराया, उसने अपनी चमकती मुट्ठी को पीछे खींच लिया, जब तक कि वो उसके कानों तक नहीं पहुंच गई। बिना किसी संदेह के उसने कैरों पर सीधा मुक्का मारा। देखने वालों को ऐसा लगा जैसे इस जबरदस्त हमले के सामने समय की रफ्तार धीमी हो गई हो। उसकी मुट्ठी से एक संपीड़ित ऊष्मा दबाव निकला, जिसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसने पूरे मैरिनफोर्ड को हिला दिया, और एक ऐसी ऊष्मा लहर उत्पन्न हुई जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तुरंत पिघला दिया। गार्प और सेंगोकू की बदौलत उन्होंने मरीन को नुकसान पहुंचाने वाली गर्म लहरों को रोक दिया, अन्यथा परिणाम भयावह हो सकते थे। उसी समय ब्लेज के जबरदस्त प्रहार को महसूस करते हुए एक पल के लिए कैरो को कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उसने कई सालों से महसूस नहीं किया था। डर, उसके लिए कुछ अजीब सा, क्योंकि उसने बहुत लंबे समय से ऐसी भावनाओं का अनुभव नहीं किया था। कैदो ने जल्दी से अपनी लौकी से शराब खाली कर दी और शराब की अवस्था में प्रवेश किया। शुरोन हक्के, इस अवस्था में प्रवेश करने से उसकी हकी मजबूत हो गई और उसका शरीर और भी भारी हो गया। अपनी कच्ची ताकत और विजेता की हकी का पूरा उपयोग करते हुए उसने अपनी पूरी ताकत से अपने हथियार का प्रयोग किया। टकराना, जब कैडो का प्रहार ब्लेज के संपीड़ित ताप दबाव से टकराया जो कॉन्करर के हाकी से भरा हुआ था, तो वो एक सेकंड भी टिक नहीं सका, इससे पहले कि वो पराजित हो गया। कैडो के शरीर पर छाती के ठीक नीचे मुट्ठी का निशान था, और यही निशान उसकी पीठ पर भी देखा जा सकता था। कैडो के पीछे का समुद्री क्षेत्र वाष्पीकृत हो गया, जबकि मैरियनफोर्ड पर भाप छाने लगी। स्पफल्ट, कैडो के मुंह से खून बह रहा था जब उसने अपने हथियार हस इकाई से खुद को संभाला। उसका दूसरा हाथ पेट को पकड़े हुए था और दर्द से कराह रहा था। आखिर ये क्या था? कैडो ने खुद से पूछा। उसे जो दर्द महसूस हुआ वो अकल्पनीय था, और वो बता सकता था कि हमले ने उसके अंदरूनी अंगों को पिघला दिया था, भले ही उसने हकी से उन्हें सुरक्षित रखा था। सिर्फ एक ही हमले से मैं लगभग मर गया। अपना सिर उठाकर कैडो ने ब्लेज की नजरों का सामना किया। अध्याय 204, सबसे मजबूत मरीन की वापसी। अपने होठों से खून टपकाते हुए कैडो ने ब्लेज से आगे बढ़कर मरीनफोर्ड की ओर देखा। कुछ देर की खामोशी के बाद वो अपने ड्रैगन रूप में बदल गया
और हवा में उछलकर सबके नजरों से ओझल हो गया। हाँ, कैडो ने भागने का फैसला किया। नहीं, उसने रणनीतिक तरीके से पीछे हटने का फैसला किया। ब्लेज के अलावा मरीनफोर्ड के पास अभी भी सेंगोकू और गारप है। उसके गहरे घाव और ब्लेज की ताकत को देखते हुए अगर वह और ज्यादा समय तक रुका तो उसकी स्थिति सबसे खराब हो जाएगी। कैडो की पीछे हटती हुई आकृति को देखकर ब्लेज के होंठ थोड़े मुड़ गए। उसने उसे जाने से रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि वो उसे पकड़ने या उससे निपटने की योजना नहीं बना रहा था। इस बीच अनगिनत मरीन भागते हुए कैडो को गर्व से देख रहे थे और छाती फुला रहे थे। वे क्यों नहीं भागते? उन्होंने समुद्र के 4 सम्राटों में से एक कैडो को जानवरों के रूप में खदेड़ दिया और भगा दिया। जैसे ही ब्लेज ने कैडो को हराया, उसके दिमाग में लंबे समय से खोई हुई सिस्टम अधिसूचना गूंज उठी। उपलब्धि पूर्ण, योंकों को हराया, काइदो। पुरस्कार +1.0 संविधान +1.0 शैतान फल +1.0 हकी +1.0 निःशुल्क विशेषता बिंदु। मुझे लंबे समय के बाद विशेषता अंक मिल रहे हैं, ब्लेज ने सोचा और स्टेटस पैनल बुलाया। नाम ब्लेज हंट। व्यवसाय मरीन। संविधान 77.879। शैतान फल 75.4 76.6। हकी 80.1 81.1। मुक्त विशेषता बिंदु 4.55.5। सिस्टम द्वारा पुरस्कृत एकल अंक की वृद्धि के अलावा कैडो के खिलाफ लड़ाई के कारण उसकी विशेषताओं में 0.1 या 0.2 अंक की वृद्धि हुई। सिस्टम द्वारा उल्लिखित उपलब्धि बिंदुओं के अनुसार उसे योनको को हराने के लिए प्रत्येक विशेषता में 2 विशेषता अंक प्राप्त होने चाहिए थे, लेकिन उसे नहीं मिले क्योंकि उसने पूरे योनको चालक दल को नहीं हराया था। फ्लीट एडमिरल कार्यालय। हालांकि 5 साल हो गए हैं, ब्लेज दिखने में वैसे ही है, लेकिन उनका स्वभाव और भावना पहले से अधिक परिष्कृत है। अपने अंदर से निकल रही शक्तिशाली हकी को महसूस करते हुए सेंगोकू ने आह भरी। उसे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है और विश्व सरकार किस तरह से प्रतिक्रिया करेगी। यह बहुत कष्टकारी होगा। सेंगोकू ने अपनी कंठी रगड़ी और सोचा, बेटे, क्या तुम हमें अपनी हकी दिखाने की कोशिश कर रहे हो? इसे रोको या मैं ऐसा करने में तुम्हारी मदद करूंगा। गैर्प ने अपनी मुट्ठी बांधी और बोला, ठीक है, आप मुझे मजबूत होने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। कुछ अहंकारी शब्द बोलते हुए ब्लेज ने अपनी हकी को नियंत्रण में रखा। यह अच्छी बात है कि तुम वापस आ गए, लेकिन तुम्हारी अगली योजना क्या है? सेंगोकू ने पूछा। ब्लेज के जवाब देने से पहले ही उन्होंने आगे कहा, मैं जानता हूं कि आप मरीन में फिर से शामिल होना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विश्व सरकार इस पर सहमत होगी। जो कुछ भी हुआ वो हो चुका है। आप अकेले ही सब कुछ नहीं बदल सकते। सेंगोकू के शब्दों में गहरा अर्थ छिपा था। वास्तव में ब्लेज को आश्चर्य हुआ कि सेंगोकू ने ऐसे गंभीर शब्द क्यों कहे, क्योंकि वो हमेशा से सोचता था कि दूसरा पक्ष पूरी तरह से विश्व सरकार के प्रति समर्पित है। ब्लेज को पता था कि मरीन को विश्व सरकार की शक्ति से अलग करना कठिन होगा, लेकिन सेंगोकू की बातें सुनने के बाद उसे कुछ एहसास हुआ। अंत में सब कुछ एक ही रास्ते पर आ जाता है। यदि आप मरीन को मुक्त करना चाहते हैं तो आपको विश्व सरकार को गद्दी से उतारना होगा। सेंगोकू के डेन डेन मुशी की अचानक बजने वाली ध्वनि से उसके विचार बाधित हो गए। अधिकार कक्ष, पैंजिया कैसल। जैसे ही ब्लेज ने कैडो से लड़ाई की, उसके लौटने की खबर जल्द ही 5 बुजुर्गों के कानों तक पहुंच गई। वो लौट आया जैसा कि हमने सोचा था। चश्मा पहने गंजे बुजुर्ग ने कहा, महोदय, ये वाकई परेशानी वाली बात है। उसकी ताकत को देखते हुए हमें उसे ठीक से संभालना होगा। लंबे और पतले दाढ़ी वाले और लंबे सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने अपने विचार व्यक्त किए। वास्तव में ब्लेज के लापता होने के बाद उन्होंने उसकी खोज के लिए एक अलग सिफर पोल इकाई को नियुक्त किया, लेकिन खोज से कोई नतीजा नहीं निकला और कोई जानकारी नहीं मिली। 5 साल बाद जब उन्हें लगा कि ब्लेज वापस नहीं आएगा, तो वो शानदार तरीके से वापस आ गया। हम उसके मामले में कोई भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले सकते। बेहतर होगा कि हम कोई भी निर्णय लेने से पहले इमसामा के विचार पूछें। सबसे कम उम्र के दिखने वाले बुजुर्ग ने कहा, ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। चर्चा के बाद उन्होंने विश्व के शासक इम से सलाह लेने का फैसला किया। फ्लीट एडमिरल कार्यालय। सेंगोकू ने गंभीर और हैरान चेहरे के साथ अपनी कॉल समाप्त की। अपने दोस्त की शक्ल देखकर गैर्प ने पूछा, मुझे पता है कि वही है। उन्होंने क्या बताया? ब्लेज ने भी जिज्ञासा भरी नजर से देखा। ठीक है, 5 बुजुर्गों की ब्लेज के वाइस एडमिरल के रूप में फिर से शामिल होने पर कोई राय नहीं है, लेकिन एडमिरल का पद उसके लिए पहुंच से बाहर है। सेंगोकू ने जवाब दिया, दिलचस्प। हाँ, ब्लेज ने टिप्पणी की और जोर से हंसे। उनकी प्रतिक्रिया को देखते हुए ऐसा लगता है कि वे मुझे कोई खतरा नहीं मानते और मुझे किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। चूंकि कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए मुझे कोई समस्या नजर नहीं आती, गैर्प ने कहा। सेंगोकू ने सिर हिलाकर कहा, आप कल से शामिल हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ भी उल्लेख नहीं किया, लेकिन 5 बुजुर्गों के निर्णय ने सेंगोकू और गैर्प दोनों को थोड़ा परेशान किया, क्योंकि ये उनके विचारों से पूरी तरह से अलग था। अगले दिन अखबार का पहला पृष्ठ पढ़ने वाला हर व्यक्ति उसकी विषय वस्तु से रोमांचित हो गया। सबसे सशक्त मरीन की वापसी शीर्षक के तहत ब्लेज और कैडो की लड़ाई का चित्रण आधे पृष्ठ पर किया गया था। समाचार में केवल एक ही बात छूट गई थी,
वो थी ब्लेज के हाथों कैरो की हार। स्वाभाविक रूप से विश्व सरकार ने समाचार में इस भाग को छोड़ दिया, क्योंकि इससे ब्लेज की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ब्लेज के कारनामों की खोई हुई यादें हर किसी के दिमाग में फिर से उभरने लगी। जो समुद्री डाकू उसकी वीरतापूर्ण लड़ाइयों और ताकत के बारे में जानते थे, वे अपने भविष्य के लिए डरने लगे। जब व्हाइटबर्ड और बिग मॉम क्रू ने ब्लेज की वापसी के बारे में सुना तो उन्होंने इस खबर पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन शैंक्स के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। आप क्या सोचते हैं? बेन बेकमैन ने अखबार शैंक्स की ओर फेंका। जब बाद वाले ने खबर पढ़ी तो उसने अपनी आंखें मूंद ली। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने पहले भी ब्लेज के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उसकी ताकत को समझा था, शैंक्स जानता था कि यह कोई छोटी बात नहीं थी। उनका गायब होना और वापस आना दोनों ही संदिग्ध है। विश्व सरकार को हमसे कुछ छिपाना चाहिए था। बेन बेकमैन ने अपने विचार व्यक्त किए। मुझे लगता है कि हम जल्द ही मिलेंगे, शैंक्स ने हंसते हुए कहा, और उन्हें एक बार किया गया वादा याद आ गया। अगली बार जब वे मिलेंगे तो वे असली लड़ाई लड़ेंगे। अध्याय 205 रेगिस और क्वीना से पुनः मुलाकात। अगले दिन ब्लेज के वाइस एडमिरल के पद पर पुनः नियुक्त होने की खबर से मरीन्स में खुशी की लहर दौड़ गई, जबकि इससे समुद्री लुटेरे डर गए जो उसकी असली ताकत को समझते थे। ब्लेज को जो जहाज सौंपा गया था उस पर वो रेगिस द्वारा विशेष रूप से तैयार की गई लाउंज कुर्सी पर आराम कर रहा था। उसके सामने रेगिस और क्वीना खड़े थे, जो उसकी वापसी की खबर सुनकर रातों रात मरीन फोर्ट पहुंच गए थे। रेगिस ने अपना वजन थोड़ा बढ़ाया और कंधे तक लंबे चांदी के बालों को कम कर दिया, जो उनके वर्तमान शरीर के अनुकूल था। क्वीना के लिए वो ताशेगी जैसी बिल्कुल नहीं है, उसकी दृष्टि के विपरीत। 6-2 फीट की ऊंचाई पर खड़ी वो खुद को शालीनता और साहस के साथ प्रस्तुत करती है, जिससे उसे सुंदरता का एक अजीब सा एहसास होता है। उसकी काया स्त्रैण रूप से स्त्रैण है, लेकिन आकर्षण से भरपूर है। साथ ही उसकी तीक्ष्ण जबड़े और ठोड़ी, साथ ही पतले होंठ और नाक भी है। उसके काले बालों का एक हिस्सा लट में बंधा हुआ था और उसकी पीठ के निचले हिस्से तक पहुंच रहा था, जबकि कुछ झालरें उसके माथे को ढक रही थी। उन्होंने लंबी आस्तीन वाली किमोनो पहन रखी थी, जिसके ऊपर एक लंबी सफेद मरीन जैकेट थी, जिसे उन्होंने अपने कंधों पर केप की तरह लपेटा हुआ था, तथा अपनी म्यान में कटाना शैली की तलवार रखी हुई थी। इस सुंदरता को देखो, क्या यह वही छोटी क्वीना है जिसे मैं जानता हूं? ब्लेज ने चिढ़ाते हुए अपने हाथ में अखबार देखा और फिर बोलना जारी रखा। इसके अलावा तुम्हारा एक शीर्षक भी है, तलवार चुड़ैल क्वीना। उसकी चिढ़ाने और प्रशंसा सुनकर क्वीना शर्म से लाल हो गया, जबकि रेगिस हंसने लगा। मेरी अनुपस्थिति में आप लोगों का क्या हाल रहा? ब्लेज ने मजाक को एक तरफ रखते हुए पूछा। सब कुछ अच्छा था। मुझे रियर एडमिरल स्तर पर पदोन्नत किया गया है और अब मेरा अपना दल और जहाज है। क्वीना पूरे समय मेरे साथ रहा है। एक बार वो हकी कौशल सीखने के लिए प्रशिक्षण शिविर में गई और लगभग 6 महीने तक वहां रही, रेगिस ने बताया। अच्छा अच्छा, ब्लेज ने बेपरवाही से जवाब दिया। लेकिन अगले ही पल एक अदृश्य शक्ति ने रेगिस के जबड़े पर सीधा वार किया और उसे हवा में उड़ा दिया। ऐसा क्वीना के साथ हुआ, लेकिन उसने अपनी तलवार को तेजी से खींचकर अदृश्य हमले को रोक दिया। यह उसकी असाधारण अवलोकन क्षमता और कठिन प्रशिक्षण का परिणाम था। रेगिस का शरीर जहाज के किनारे से टकरा गया। ब्लेज के वार में कोई बल नहीं था, इसलिए वो तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया। लेकिन रेगिस अपने चेहरे पर मौजूद शर्मिंदगी और शर्म को छिपा नहीं सका। वो जानता था कि उसने ब्लेसान के भरोसे को तोड़ दिया है। उसे अपने कौशल का अभ्यास किए 3 साल हो गए हैं, क्योंकि वो बिना कुछ किए रियर एडमिरल के रूप में अपने दिनों का आनंद ले रहा था। रेगिस सिर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा, अपने शरीर को पूरी तरह खींचकर, जब तक कि उसमें से जोरदार चीखें न निकलने लगे। ब्लेज अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और रेगिस की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। मेरी तरफ देखो। जब रेगिस की नजर ब्लेज पर पड़ी तो उसे लगा कि उस पर बहुत दबाव है। जैसे ही ब्लेज ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया, दबाव 10 गुना बढ़ गया। इस जबरदस्त ताकत ने जहाज के फर्श पर जाल जैसी दरारें पैदा कर दी, जो मुख्य मस्तूल तक फैली हुई थी। संघर्ष करने में असमर्थ रेगिस के घुटने जमीन पर जा लगे। फैलते नीले समुद्र को देखते हुए ब्लेज ने कहा, मैं कमजोर लोगों को स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं है जो अनिश्चित और आलसी है, भले ही वे मजबूत क्यों न हो। तुम जा सकते हो। उसकी बातें सुनकर रेगिस एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसका सिर जोर से जमीन पर जा लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ब्लेसान, मुझे माफ कर दो। ऐसा नहीं है कि मैं आलसी और अनिश्चित हूं। यह सिर्फ इतना है कि आपके गायब होने के बाद मैंने मजबूत होने की अपनी प्रेरणा खो दी है। कृपया मुझे एक और मौका दें। मैं ठीक है, उठो। ब्लेज ने विषय बदल दिया ताकि रेगिस शांत हो सके। रोसिनांटे कहाँ है? रोसिनांटे का तबादला हो गया है और वो मुख्यालय में फ्लीट एडमिरल सेंगोकू के साथ काम कर रहा है। शायद वो मुख्यालय में नहीं है, अन्यथा वो आपसे मिलने के लिए दौड़ा चला था, रेगिस ने जवाब दिया। सिर हिलाते हुए ब्लेज ने क्वीना की ओर देखा। मुझे आश्चर्य हो रहा है, क्वीना,
मैं तुम्हारा उत्साह महसूस कर सकता हूं। तुमने 5 साल में ही बहुत तरक्की कर ली है। मेरी ताकत दुनिया में सबसे मजबूत तलवारबाज बनने के लिए पर्याप्त नहीं है। कुइना ने अपनी तलवार की मूठ पकड़ते हुए दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। खुद पर दबाव मत डालो। अंधाधुंध तलवारबाजी से तुम बेहतर तलवारबाज नहीं बन सकते। युद्ध का अनुभव करो और प्रक्रिया का आनंद लो। यही तुम्हें मजबूत बनाता है। ब्लेज ने सलाह दी और कुइना की तलवार को देखा। मुझे अपनी तलवार दिखाओ। कुइना ने म्यान से तलवार निकालकर उसे दे दी। जैसे ही ब्लेज ने तलवार पकड़ी, उसने तलवार की अनोखी बनावट और अत्यंत तीक्ष्णता को तलवार से निकलता हुआ महसूस किया, मानो वो दूसरों को उसे पकड़ने से रोकने की कोशिश कर रही हो। अच्छी तलवार, ये तुम्हें कहां से मिली? ब्लेज ने आश्चर्य से पूछा। उसने अपने और मेरे सभी मेरिट पॉइंट्स का इस्तेमाल किया और साथ ही एक डेविल फ्रूट का इस्तेमाल करके मरीन एक्सचेंज डिपार्टमेंट से इसे एक्सचेंज किया। मैंने सुना है कि वाइस एडमिरल गैर्प ने इस प्रक्रिया में उसकी मदद की थी, रेजिस ने बताया। कुइना ने पूछा, क्या तलवार में कुछ गड़बड़ है? नहीं, ये एक शानदार तलवार है, ब्लेज ने जवाब दिया और जहाज के किनारे तक चला गया और फिर तलवार को ऊर्ध्वाधर गति में घुमाया। उनके नीचे की ओर किए गए सरल वार से एक अभूतपूर्व बल की दबावयुक्त नीली तलवार जैसी ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिसने समुद्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया और एक सीधी रेखा में लंबी दूरी तक यात्रा की। बिना किसी हकी और शैतानी फल की शक्ति के इस सरल स्लैश ने कुइना और रेगिस दोनों को चौंका दिया। लेकिन इसने पूरे मरीन फोर्ट को चिंतित कर दिया, क्योंकि जहाज अभी बंदरगाह पर खड़ा है। समुद्र 2 भागों में बंट गया है। यह किसने किया? एक मरीन ने आश्चर्य से कहा। क्या ड्रैक्यूल मीहॉक मरीन फोर्ट का दौरा कर रहा है? एक अन्य मरीन ने आश्चर्य व्यक्त किया। मैरिन फोर्ट हाई अलर्ट पर चला गया, लेकिन सेंगोकू की अपने कार्यालय से दहाड़ से पता चला कि यह कृत्य ब्लेज द्वारा किया गया था। ब्लेज ने अपने साधारण हमले से उत्पन्न हुए हंगामे की परवाह किए बिना टिप्पणी की, तलवार ब्लैक ब्लेड में तब्दील होने से थोड़ी दूर है। कुइना और रेगिस उसके शब्दों से चौंक गए, क्योंकि वे जानते थे कि ब्लैक ब्लेड का क्या मतलब था। ब्लेज ने आगे कहा, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। क्यों? कुइना ने उत्सुकता से पूछा। इसका एक कारण है कि दुनिया में केवल कुछ ही ब्लैक ब्लेड मौजूद है। कई शक्तिशाली लोग तलवार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वे चाहे कुछ भी करें, उनकी तलवारें ब्लैक ब्लेड में नहीं बदलेंगी। केवल एक सच्चा तलवारबाज जो तलवार चलाने का प्रशिक्षण लेता है, वो अनगिनत वर्षों तक हकी और भावना के साथ तलवार गढ़ने के बाद एक काली ब्लेड बना सकता है। आप और जोरो जैसे लोग जो अपने दिल में तलवार रखते हैं, दुर्लभ है।